नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पांडे। पिछले व्याख्यान में स्वर के बारे में मैंने बताया था। कुछ चीजें छूटी हैं, उसको चैप्टर के अंत में हम स्पष्ट करेंगे, पूरे से समरी होगा उसका। आज हम लोग व्यंजन वर्णों का अध्ययन करेंगे। और ये देखिए, पूरा जितना मैंने लिखा है इस बोर्ड पर, पहले हम उसको स्पष्ट कर दें और उसके बाद मिटा दें, तो हम बेहतर तरीके से अन्य घटक भी इसके बता पाएंगे जब लिखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना पर चर्चा होगी जो लिखा है। तो आप लोग भी इसको अपने कॉपी पे लिख लें, नोट्स बना लें, जिससे कि आपको याद रहे। अब इसमें सबसे पहले स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट करना हो, समझ लेना चाहिए कि स्वर और व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण विघ्न बाधा रहित होते हैं। विघ्न बाधा रहित और विघ्न बाधा सहित, जिनके उच्चारण विघ्न बाधा रहित होते हैं वो स्वर होते हैं, और जिनके उच्चारण विघ्न बाधा सहित होते हैं वो व्यंजन होते हैं। अब विघ्न बाधा को स्वर में ही स्पष्ट किया था हमने। फिर से आप एक बात समझ लीजिए कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, और ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, आ, ई, उ, ये स्वर हैं, तो इनके उच्चारण में किसी वर्ण की आवश्यकता अन्य नहीं है। जैसे लेकिन का, पा, ला, अब इनके उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, क धन आ गया अपने आप ही, प धन आ। जबकि आप इसमें क्या आया, इसमें कुछ नहीं आया। यानी इसमें ये विघ्न बाधा इसमें है, हमको जरूरत पड़ रही है आ की। और जबकि इसमें अगर जरूरत भी पड़ रही है तो हमें इसी बिरादरी के लोगों की, जैसे कोई कह दे कि नहीं इसमें भी जरूरत है, ए जब है वो आ धन ई है, आ धन ई बराबर ए। तो जब हम अपने ही परिवार के सदस्य की सहायता ले रहे हैं तो वो विघ्न नहीं है। लेकिन हम यहाँ व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता ले रहा है, इस नाते इसमें विघ्न बाधा है। तो ऐसे, अब देखिए परिभाषा देखिए व्यंजन की, कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण बिना विघ्न बाधा के होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। बस इतना जानिए। अब जैसे एक बार प्रश्न आया था लोक सेवा आयोग में कि ऐसे वर्ण बताइए जो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, तो ऐसे विकल्प दिया था, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन, या कुछ और था, द्विगुण व्यंजन लिख लीजिए, द्विगुण। तो ऐसे वर्ण जो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन है? तो उत्तर होगा स्वर। तो समझिए, स्वर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, जबकि व्यंजन अपने अस्तित्व को खो देता है। ये कैसे? समझो, जैसे हम अ, ई और पा, चा, का, इसमें दोनों मंत्र समझिए। जब हम इसका उच्चारण करते हैं आ, ई, तो ये वही बना रहता है। जबकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं पा, अब जैसे कोई बाद में घुसे, मैं पा का उच्चारण कर रहा हूं और कमरे में मेरे बाद में घुसे, तो सोचेगा आ का उच्चारण कर रहे हैं, पा। यानी कि ये अपना कुछ देर बाद अपना अस्तित्व खो देते हैं, लगता है कि आ है और ये गायब हो गया। यही हलंत का मतलब है, प धन अ। तो ऐसा बोलो कि आ गायब रहे तो ये प। तो ऐसे व्यंजन, मतलब ऐसे वर्ण को हो जो अपना अस्तित्व खो देते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की ये भी परिभाषा है कि ऐसे वर्ण जो अपना अस्तित्व कुछ देर के बाद खो देते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, और ऐसे वर्ण जो अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। अब ये स्वर स्पष्ट हो गया है। अब व्यंजन में देखिए, व्यंजन के प्रकार हैं, अनेकों प्रकार हैं।
जैसे व्यंजन के प्रकार में देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। बहुत सारे लोग वर्णमाला में समझ नहीं पाते। जैसे देखिए, हमने कह दिया था कि स्वर 11 है, चलो ठीक है, स्वर 11 हो गया, और दो और है, अंक और अ है। जैसे अयोग वाह स्वर, अब वो भी है 11 2 13, इसकी स्पष्ट व्याख्या अयोग वाह। अब पहले 52 कैसे हुआ ये समझो, उसके बाद क्या हुआ, व्यंजन आया, ये स्वर पूरा हो गया 13। कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी हो सकती है, एक बार प्रश्न आया था। कुल मिलाकर स्वर 11 होते हैं, मात्रा 10 होती है, मैंने बताया था छोटा अंक मात्रा नहीं होता, और कुल मिला करके व्यंजनों स्वरों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 13 हो सकती है। जैसे देखिए, समझ लो, गणित से समझो, वेन डायग्राम से, कि ये है स्वर और ये है व्यंजन और ये है अंक और आह, यानी इसे कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह ये मटगोलवा है, यानी स्वर 11 है लेकिन इसको मिला दिया जाए तो 13 है। अब व्यंजन 33, व्यंजन 33, लेकिन कैसे व्यंजन 33, जैसे 25 हो गया, 5 5 कंठ का, 5 तालव्य का, ऐसे 5 5 5 5 5 5 तो 25 हो गया। देखिए 25 हो गया, और प्लस ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, वो 4 हो गया। फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन भी 4 है। फिर द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी 2 है। ये भूल जाते हैं बहुत लोग, 50 पे अटके रहते हैं, ये 2 हो गया। और संयुक्त व्यंजन फिर 4 है, तो आप जोड़ दो इसको, 5 4 9 और 9 4 13, 13 2 15 और 15 और 4 19, और 2 और 1 हासिल 3, यानी 39 ये हो गया व्यंजन, और प्लस 11 और प्लस 2, तो 9 1 10 और 2 12, यानी 3 1 4 1 5, तो 52 वर्ण कुल मिला के हो गए। यानी व्यंजनों की संख्या 33 क्यों मानते हैं, क्योंकि 5 और अंतस्थ व्यंजन 5 25 और 4 29 और फिर एक 4, तो यही मेन है कि अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये जो हैं ये सब मिलाकर के 33 हुए। अब संयुक्त व्यंजन को मूल व्यंजन नहीं जोड़ता है, वो 4 को छोड़े रहता है, क्योंकि इसमें द्वि व्यंजन है, अभी समझाएंगे। तो 33 से तो हमने स्पष्ट कर दिया। समझिए, कोई आपसे पूछे कि व्यंजन का स्ट्रक्चर और स्वर का स्ट्रक्चर कुल मिला के 52 कैसे हुए, तो उसका आप बता दीजिए कि 25 स्पर्शी व्यंजन हो गया, और 4 जो है वो अंतस्थ व्यंजन हो गया, 4 ऊष्म व्यंजन हो गया, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन या हो गया, और 4 फिर संयुक्त व्यंजन हो गया। ये सब मिला करके 39, और प्लस 11 स्वर, और प्लस 2 और जो जिसे अयोगवाह कहते हैं। यही आज हम स्पष्ट कर देते हैं कि अयोगवाह। अब जगह की कमी है, वरना देखिए अयोगवाह पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने इसकी चर्चा की है, अयोगवाह। अब अंक और अह की हम चर्चा करेंगे। देखिए समझिए बात, इनमें हा जैसे उच्चारण होता है। अब देखिए कि ये क्यों नहीं स्वर है पूरी तरीके से, और क्यों नहीं है ये व्यंजन पूरी तरीके से। ना तो ये स्वर है और ना तो ये व्यंजन है, क्योंकि देखिए मात्रा किस पे लगती है, मात्रा हमेशा व्यंजन पर लगती है। तो जैसे का है और ई है, इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा। मात्रा हमेशा कहां लगती है, व्यंजन पर, स्वर पर मात्रा थोड़ो लगी। जैसे छोटी ई है, इस पे कहते हैं बड़ा उक मात्रा चढ़ा दो, तो बेवकूफी है। किसी चीज की मात्रा को कह दो री की मात्रा चढ़ाएं, ये भी नहीं हो सकता। जबकि ये व्यंजन है, इस पे हर मात्रा चढ़ेगी।
बड़ा का मात्रा चढ़ जाएगा, छोटी का मात्रा चढ़ जाएगा, री का मात्रा चढ़ जाएगा। यानी व्यंजन जो मात्रा अगर है 10 मात्रा मान लो है तो वो सब इस पे चढ़ेगा क्योंकि ये व्यंजन है, जबकि ये ई पर नहीं चढ़ेगा क्योंकि ये स्वर है। तो स्वर है तो उस पर मात्रा नहीं चढ़ेगी। लेकिन अब देखिए ये स्वर है लेकिन हम मात्रा चढ़ा दे रहे हैं, इंजन और ये कंकड़, तो इस पे भी मात्रा चढ़ गया अंक का और इस पे भी चढ़ गया, तो ये मात्रा जो चढ़ गया तब ये ना स्वर रहा। अगर स्वर है तो अगर इस पे चढ़ गया तो ये मात्रा ही नहीं रहा। यानी ये पूरी तरीके से न स्वर है न व्यंजन है, इसी नाते इसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में सब लोग दोनों पक्ष वाले लेने गए तो उन्होंने कहा कि भाई अकेले मैं हूं और कौरव और पांडव किस तरफ से लड़ूंगा, धर्म संकट में आ गए। पूरी कहानी नहीं हल्का बता दे रहे हैं। तो उन्होंने विकल्प रखा कि या तो हमको ले लो भाई अपने टीम में, हमको टीम में ले लो, लेकिन हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, और या तो हमारी अक्षौहिणी सेना ले लो और वो लड़ेंगी। बहुत बड़ी सेना, अक्षौहिणी सेना थी। तो दुर्योधन ने सोचा कि भाई ये कृष्ण को लेके हम क्या करेंगे, जाकर प्रभु दारुण दुख देही ताकर मत पहले हरने हैं। उसे लगा कि कृष्ण को लेके क्या फायदा है जब ना ये लड़ेंगे, जबकि अक्षौहिणी सेना यादवों की बहुत जबरदस्त थी। उस समय सब पर विजय प्राप्त हो रहा था, तो उसने सोना सेना को ले लेते हैं, तो उसने सेना ले लिया। लेकिन टीम डिसबैलेंस हो गई। अगर कृष्ण ना होते तो पांडवों की विजय संभव नहीं थी। इस तरह अयोगवाह, देखो शुरू में वो अयोगवाह थे, फिर एक टीम में चले गए। ऐसे ही क्रिकेट देखिए कि जो कभी कभी हम लोग जब गांव का क्रिकेट खेलते हैं तो 15 लोग होते हैं। पहले हम लोग खेलते थे तो 7 एक टीम में हो गए और 7 एक टीम। अब एक कहाँ जाए, एक बेचारा कहाँ जाए, और उसको खिलाना पड़ेगा क्योंकि बैट भी समझो उसी का है, बल्ला भी, गेंद भी उसी का है और बैट भी है। तब इस एक को कहाँ करेंगे। देखिए इस एक का कितना इंपॉर्टेंट है, एक को कहाँ करेंगे। या तो ये एक बहुत बेकार खिलाड़ी है, एक को रन नहीं बनाएगा, ना तो कैच ले पाएगा, तो उसे एकदम थर्ड मैन पर पीछे कहीं लगा देंगे कि भैया बाल वाल जब कहीं जाएगा तो ले आना। और या तो ये बहुत अच्छा है तो ये दोनों टीम में खेलेगा, इसमें भी खेलेगा और इसमें भी। तो अयोगवाह का महत्व ज्यादा है, वो दोनों टीम से खेलता है। निर्दल मतलब निर्दल विधायक है, सत्ता में रहेगा लेकिन बाहर से समर्थन देगा, जब चाहेगा खींच लेगा। तो अयोगवाह ना तो ये स्वर है और ना तो ये व्यंजन। आ माने नहीं, योग माने जोड़, तो जोड़ नहीं है लेकिन साथ साथ ये दोनों के रहता है, इसी नाते इसे हम अयोगवाह कहते हैं। एक चीज और स्पष्ट करना जरूरी है कि अनुस्वार और, अब यही समय आ गया वरना भूल जाएंगे, जैसे अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक, ये वाला इसको भी समझ लेना जरूरी है। वर्तनीगत शुद्धि में ये बहुत पूछा जाता है और बहुत लोग अंदाजिया सवाल करते हैं उनको अनुस्वार और अनुनासिक में। अब कहां पर चांद बिंदी लगेगा और कहां पर बिंदी लगेगा, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से होते हैं वो अनुनासिक, और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण केवल नाक से होते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे देखिए अंतर देखिए, यदि हम ऐसे लिख रहे हैं और यदि हम ऐसे लिख रहे हैं तो दोनों में अंतर समझिए। चा के भी ऊपर बिंदी लगा दीजिए, आ के ऊपर बिंदी लिखा दीजिए। जैसे गांव है, छांव है,
अब दिनांक है, दिनांक में कभी कभी चांद बिंदी लोग लगाते हैं और कभी कभी बिंदी लगा देते हैं। देखो दिनांक में बड़ा कंफ्यूजन है, 3 प्रकार से दिनांक लोग देखते हैं, ऐसा और ऐसा और ऐसा। अब आप लोग कैसा लिखते हैं ये हमको कमेंट में बताइएगा। ये प्रश्न आज स्पष्ट कर रहे हैं कि ई वाला सही है कि ई वाला सही है कि ए वाला सही कि सब सही है, क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी भी व्याख्या होगी कि कैसे क्या होता है। जैसे इसमें देखिए, जब हम अपना नाक बंद कर लेते हैं, नाक एकदम बंद कर लो और सोचो कि हम इसका उच्चारण करें, कर ना पाओ तब बिंदी लगेगा और कर ले जाओ तो चांद बिंदी लगेगा। जैसे हमने पढ़ा, ऐसे पकड़ा, अब मुझे कंग बोलना है तो हम नहीं बोल पाएंगे, या तो हमको नाक को ढीला करना पड़ेगा। बोलिए आप लोग, ऐसे नाक पकड़ लीजिए और कंग बोलिए, कुछ नहीं बोले इसी नाते यहाँ। लेकिन अगर हमको गांव बोलना है और हम नाक पकड़ ले रहे हैं तो हम बोल लेंगे, देखो गांव छाव। लेकिन अब कंकड़ बोलना है बेटा तो नहीं पकड़ पा रहा है, ये रुक जा रहा है। तो आप स्पष्ट समझिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाक का प्रयोग होगा वहां पर बिंदी लगेगा, और जिन वर्णों के उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होगा वहां चांद बिंदी लगेगा। अभी स्पष्ट है, अब यहां अंदाजिया मत करिएगा, कभी देख लीजिएगा, ऐसा पकड़ लीजिएगा कि अनुनासिक कौन है और अनुस्वार कौन है। इसको और स्पष्ट जब लाइव में या जब कभी कोई दिक्कत होगी तो हम लाइव क्लास में इसकी स्पष्ट व्याख्या करेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक हमारे समझ से आपको पूरी तरीके में समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी तो फिर यहीं बताते बताते भटक जाते हैं। भटक क्या जाते हैं, लगता है कि ये भी प्रश्न आया था, ये भी प्रश्न आया था, हो सकता है ये समस्या हो रही है, कोई है नहीं सामने। जब क्लास चलेगी, आपके प्रश्न अराइव होंगे तो हम उसकी स्पष्ट व्याख्या कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि क्या क्या आपके मन में हो सकता है उस आधार पर हम व्याख्या करते हैं। अब यहाँ आइए कि व्यंजनों का वर्गीकरण में पहला है स्पर्श व्यंजन, जिसमें से प्रश्न आना निश्चित है। इस 5 कैटेगरी में से यूपी टेट में लगभग एक प्रश्न का आना जरूरी है, मतलब आ ही जाएगा, स्पर्श व्यंजन। तो पहले आप समझिए कि जब मुखांग को स्पर्श करती, जिस क्षेत्र के मुखांग में, मुखांग है मुख अंग को स्पर्श, जहां स्पर्श करेगी वही वर्ग कहलाएगा। ये कंठ कंठ वर्ग का है, तालव्य तालु वर्ग का है, मूर्धन्य मूर्धा बंद और दंत दंत का है और ओष्ठ ओष्ठ का है। अब कंठ, जब हम बोलेंगे का खा गा घा अंगा, तो अंगा में थोड़ा इसी नाते ये नासिक है, मतलब कंठ से वायु निकलेगी, कंठ को स्पर्श करते हुए वायु निकलेगी, इस नाते यह कंठ वर्ग का है। कितना बेहतर वर्णमाला है, समझिए कितना वैज्ञानिक है कि देखिए उन समस्त वर्णों को एकत्रित कर दिया गया खोज करके। ऐसा नहीं है कि वावेल और कॉन्सोनेंट सब छितराए हुए हैं, ये BCD यहां से लगे। वर्णमाला देवनागरी है और एकदम वैज्ञानिक है। किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आने का क्या कारण है वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से, इसकी भी व्याख्या समझिए। तो देखिए ये 5 वर्ण है जो कंठ को स्पर्श करते हुए जाएंगे, यानी कंठ का खा गा घा अंगा, कंठ को। अब तालव्य तालु को स्पर्श करते हुए जाएंगे। अब तालु समझने की जरूरत है कि तालु किसे कहते हैं। तो कब छोटे बच्चों कहते हैं तालु पर तेल रख दो, ये तालु होता है, धुकधुकिया यहाँ चलती है। तालव्य तालु, तो देखिए मुंह के 2 छत हैं, आगे वाला और पीछे वाला, इसे चीर दो तो 2 भाग में बढ़ जाएगा मुंह। तो जब जीभ जो है वो मुंह के ऊपरी भाग के पीछे स्पर्श करेगी तो वो तालु है, समझिए इसे। मुंह के ऊपर वाले भाग का पिछला हिस्सा तालु कहलाता है और मुंह के ऊपर वाले भाग का अगला हिस्सा मूर्धा कहलाता है, मूर्धा। अब देखो दोनों का जब साथ साथ उच्चारण लोगे तो समझ में आ गया।
जैसे हम चा बोल रहे हैं, चा, तो जीभ पीछे जा रही है, और टा बोल रहे हैं तो ये दांत के बगल आगे ही टच कर दे रही है। तो तालव्य और मूर्धन्य में अंतर यही है, ये चा छा जा झा इया, जब चा छा जा जहां टच कर रहा है लंब डालो तो वो तालु है, वही लंब डाल दो जहां वही निकलेगा वही तालु है। चा चा जहां टच कर वही, चा छा जा झा इया तालव्य है, और टा था दा धा अड़ा मूर्धा है। अब हमें लगता है कि रटने की जरूरत नहीं है, निम्न में से कौन मूर्धन्य है, निम्न में से कौन तालव्य है, निम्न में से कौन तालव्य नहीं है। जब ऐसा प्रश्न आएगा, जब हम विकल्प से करेंगे तो आप तुरंत ही कर ले जाएंगे, समझ रखेंगे, तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि किस वर्ण में कहा हमारी जीभ टच कर रही। तो मूर्धा समझ गए होंगे और तालव्य भी समझ गए। मुंह के ऊपरी छत का पिछला भाग तालु और मुंह के ऊपरी छत का अगला भाग मूर्धा कहलाता है। तो इस तरह से चा छा जा झा इया और टा था डा धा अड़ा, ये स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए दंत, ता था दा धा ना। अब बोलिए मेरे साथ आप लोग, ता जब बोलोगे तो दांत पर जीभ टच करेगी, ऐसा कोई नहीं है जो बिना दांत पर जीभ टच करे। इस वर्ग के वर्ण का उच्चारण ठीक प्रकार से कर दे। बुढ़ौती में बढ़िया नहीं उच्चारण कर पाओगे, और छोटे बच्चे भी ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं, छोटे बच्चे जिनके दांत नहीं निकला है वो ठीक से किसी वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीभ टच ही नहीं करेगी दांत पर, दांत है ये नहीं है। तो इस तरह से जो ता था दा धा ये जीभ पर टच करेगी, और ये भी ना भी है, लेकिन ये नासिक के वर्ग का है, नाक से भी उच्चारण। अब जैसे अंगा इया आड़ा अलग वर्ग के हैं, द्वि प्रकार के गुण रखते हैं, इसको अलग से बताएंगे। द्विस्थानिक वर्ण इसे कहते हैं, समझ लो, द्विस्थानिक वर्ण जिनका उच्चारण द्वि स्थान से किया जाता है, दो स्थान से किया जाता है, उसे द्विस्थानिक वर्ण कहते हैं। और ये सब है, यही सब है अंतिम वाले वर्ण। तो दंत समझो, ता था दा धा ना। अब ये और इंपॉर्टेंट है, पा फा बा, कितना आसान है, पा फा बा। जब ओंठ आपस में टच करते हैं तब वहां ओष्ठ वर्ग का होता है। अब कोई ऐसा नहीं, अगर ओंठ कट जाए आपका तो इस वर्ण का उच्चारण आप ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। पा फा बा भा, तो ओष्ठ कर, जब ओंठ पर ओंठ टच करता है आपस में तो वहां पर ओष्ठ वर्ग का वर्ण होता है। तो ये तो बहुत आसान है, कोई पूछ ले, कोई लोग यो गलत करके आ जाते हैं, पूछ लिया फा किस वर्ण का है तो उच्चारण कर लो भाई, फा ओंठ पर ओंठ टच कर रहा है तो इस नाते ओष्ठ वर्ग का है। अगर दा पूछ लिया ऐसे उच्चारण दा, तो दांत पर टच कर रही है जीभ तो दंत होगा। मेरे समझ से आपको स्पर्शी व्यंजन इसे क्यों कहा गया है, 25 वर्ण स्पर्शी व्यंजन है, 25। तो ये क्यों कहा गया है समझ में आ गया होगा कि उच्चारण स्थान की विविधता है, इस नाते ये वर्ण को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। अब यहां पर और एक चीज लिखा, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण, इसे भी रटने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक ग्रुप का पहला और उसके बाद तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। कौन कौन? पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा ये महाप्राण, यानी जो विषम है वो अल्प प्राण, जो सम है वो महाप्राण। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कम हवा, उच्चारण में कम हवा लगती है, अल्प माने कम और प्राण माने हवा, हवा की पर्यायवाची है प्राण, प्राण हवा को कहते हैं अल्प प्राण। जिनके उच्चारण में कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण, और जिसके उच्चारण में ज्यादा हवा निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण आप समझ गए होंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा
महाप्राण, इसमें नासिक जुड़ा हुआ है, इसको आप पचे वर्ण को नासिक। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण, रिलैक्स रहते हो। और जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से ज्यादा हवा निकलती है वो महाप्राण होते हैं। अब बहुत ज्यादा नहीं समझाएंगे, इतने से ही स्पष्ट हो। अब देखिए आप और समझ लीजिए, अघोष और सघोष। ये देखिए अघोष सघोष, अब यहां नहीं लिखा है अघोष और सघोष, लेकिन पहले अघोष समझो और सघोष या घोष एक ही चीज है, चाहे सघोष कहे या घोष कहे एक ही चीज है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झनकृत होती हैं, कम झनकार होता है, कम झंकृत होती हैं, कम झंकार, उसे अघोष। और जिसमें ज्यादा झंकृत होती हैं उसमें सघोष। जैसे अगर देखो, अगर ठीक से देखो, क ख गा घा अंगा, तो का और खा में उच्चारण में रिलैक्स है तो अघोष है, और गा घा अंगा के उच्चारण में थोड़ी कर्कशता है। जैसे अगर विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें फिजिक्स में है कि लड़कियों की आवाज लड़कों की आवाज से पतली होती है, उसका कारण किसी की आवाज में ज्यादा झनकार होता है। अब देखिए कभी कभी हम जानबूझ के झनकार लाते हैं। कबाड़ी वाला जब, कितना बड़ा वैज्ञानिक है कबाड़ी वाला जब उच्चारण करता है, रेलवे स्टेशन पर जब चाय बेचने वाला चाय बेचता है तो जबरदस्ती अघोष को भी सघोष कर देता है। जैसे को कबाड़ी वाला थोड़ा करेगा भैया कबाड़ ले लो, अरे कहेगा कबाड़ वाला तो नाक से उच्चारण लेगा, ये चाय वाला तो ये क्या करेगा, अघोष वर्ण को भी सघोष में कन्वर्ट करता है, जिससे स्वर तंत्रियां दूर तक झंकृत हों। अब जैसे कि जब अर्जुन ब्रह्मला का रूप धारण करके गए थे युद्ध करने, तो जब उन्होंने अपने गांडीव से बाण नहीं चलाया, केवल गांडीव की टंकार की, तो समझ गए कि अर्जुन आ गया है। ऐसे सभी असलहा के अलग अलग आवाज होते हैं। 9mm पिस्टल की अलग आवाज होगी, राइफल की अलग आवाज। जो शस्त्र जानकार है शस्त्र के, वो बता देंगे कि ये क्या चल रहा है, कौन सा अस्त्र चल रहा है। नहीं तो दीपावली के पटाखे को भी जो नहीं जानते हैं वो कहेंगे कि लग रहा है गोली चल रहा है। तो घोष के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि इसमें झनकार कम है कि ज्यादा है। जैसे तो आप इसको समझ लीजिए और रट भी लीजिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होता है। ज्यादा समझाने से हमें व्याकरण की बहुत बड़ा क्लास जब चलेगा अगला, जब प्रवक्ता की या आयोग के लोक सेवा आयोग इत्यादि की, तब वहां पर ज्यादा टिपिकल प्रश्न पूछ लेता है। लेकिन यूपी टेट के लिए, एसआई के लिए या वनडे की किसी परीक्षा के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी आदि परीक्षाओं के लिए इतना ही जानना आवश्यक है। इससे ज्यादा जानना, किताबों में तो सब लिख दिया गया है, अब उतने पढ़ो। जब हम मनोविज्ञान का नोट दिए हैं, जो देंगे उसमें पहले यही लिखा है कि क्या पढ़ा जाए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या बिना पढ़े हम 100% प्रश्न कर ले जाए। छोड़ना क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, किस चीज की आवश्यकता नहीं है, उसको जबरदस्ती अगर पढ़ोगे तो भ्रम उत्पन्न होगा। क्योंकि हम जो परीक्षा को टारगेट करते हुए यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि हम यहाँ ज्ञान बढ़ाने के लिए। ज्ञान बढ़ाना है तो किताबों को मित्र बनाइए और ज्ञान बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो विषय वस्तु वही उतने ही बताया जाएगा जितना कि परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है। फिर भी मेरा कुछ ज्यादा ही हो जाता है कि मुझे लगता है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो ये हमने स्पष्ट कर दिया। ये पूरा चार्ट देखिए, अब हम मिटा सकते हैं कि स्पर्शी व्यंजन में पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, पहला दूसरा ये हो गया अघोष, तीसरा चौथा पांचवा हो गया सघोष। तो अगर अभी क्लास होती तो पूछ लेते भाई मिटा दे, तो सब लोग कहते हैं मिटा दो। लेकिन अब चाहे कहो मिटा दो, चाहे ना कहो मिटा दो, हम तो मिटाएंगे ही भैया, अपने मर्जी के मालिक है वर्तमान में।
ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगा तो जो बंद कर देते हैं बहुत लोग। अंतस्थ व्यंजन, अब इसमें आंशिक रूप से स्पर्श होगा। अभी तक हमने बताया था कि स्पर्शी व्यंजन, अभी होता अंतस्थ व्यंजन, यानी स्पर्श होगा मुखांग लेकिन आंशिक स्पर्श होगा, हल्का सा या, रा, ला, वा, यह स्पर्श हो रहा है। देखिए या, रा, ला, वा, इतना इंपॉर्टेंट है ये है कि इसमें से एक प्रश्न आना लगभग ही वर्णमाला से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो अंतस्थ व्यंजन से पूछे जाने की संभावना। पहला प्रश्न यही बनता है कि निम्न में से कौन से, या और पूछेगा वर्ण जो होते हैं वो अर्ध स्वर कहलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। या और वा, या और वा ये क्या है, अर्ध स्वर। अब इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, या वा क्या है, अर्ध स्वर है। रा क्या है, ला है, रा है लुंठित, लुंठित, और ला है पार्श्विक। अब तीनों ये सब ग्रुप जो है उसका अंतर समझ लीजिए। लुंठित क्यों है रा, या इसे प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित, कंपित भी कहते हैं, कंपित, प्रकंपित, तमाम सारा कुछ भी आ सकता है, तो जब समझे रहोगे तो कुछ भी आए। रा, इसमें जीभ जब उच्चारण कहते हैं तो लुढ़क करके आगे बढ़ती है और मुड़ जाती है, हल्का सा टर्न लुढ़कती है, रा रा रा, गुदगुदी लगेगी। तो जिन रा के उच्चारण में एक प्रकार की गुदगुदी, रा रा रा, तो यानी लुंठित, लुढ़क करके आगे बढ़ेगी तो वहां लुंठित है। और ला जो पार्श्विक है, ऐसे वर्ण के उच्चारण में जहां हवा पार्श्व से निकल गया, जीभ के अगल बगल से निकल जाए, तो ऐसे वर्ण के ला, हवैया पता नहीं कहां गया, पता ही नहीं चला, ला, तो इसे कहते हैं पार्श्विक, हवा इधर उधर से निकल गई। तभी ये समझ लो, ये या वा क्या है, अर्धस्वर है, रा क्या है, लुंठित है, और ला क्या है, पार्श्विक है। ये सारे वर्ण सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, सघोष और अल्प प्राण। अब जब जोड़ा जाएगा तब हम बताएंगे, सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। या क्या है, ताल, यहां लिख दिया गया, देखिए या तालु का है, रा का वर्तस यानी दंत को स्पष्ट करेगा, इसे संस्कृत में वर्तस्य कहते हैं, और इसमें हिंदी में समझो दंत समूह का मेंबर होता है, रा रा, तो थोड़ा दांत के पास टच करता है। ये ला, ये भी दांत के पास, वर्तस। तालु, इसे दंत ओष्ठ मसूड़ा कहते हैं, दंतोष्ठ मतलब दांत ओंठ मसूड़ा को टच करेगा, रा, ला, दंतोष्ठ मसूड़ा, इसे कहेंगे दंत मूल मसूड़ा, दंत मूल मसूड़ा, दंत के मूल में, जड़ में वर्तस। तो इस तरह से देखिए, या तालु है, ये दंत मूल मसूड़ा है, दंत मूल मसूड़ा, और ये दंतोष्ठ है, वा जो है, वा ये दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ, वा अपने आप में दंतोष्ठ पता चल रहा है, तालु पता चलता है। ये भी हम तालु स्पष्ट कर दिए हैं, दांत और ओंठ दोनों लगेगा, दंतोष्ठ, वा बा के उच्चारण में बहुत लोग पा फा बा जो है वो सीधे कहां टच कर, ओष्ठ वर्ग का है, जबकि वा जो है वो दंतोष्ठ वर्ग का है, दोनों में अंतर है, एक के तरह उच्चारण नहीं। और देखिए यहां लिख दिया गया सभी ये अल्प प्राण है, सभी क्या है, अल्प प्राण। तो अंतस्थ व्यंजन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, या रा लावा, या और वा अर्धस्वर है, रा है लुंठित, कंपित, प्रकंपित, और ला क्या है, पार्श्विक। अब हम फिर इसको भी मिटा सकते हैं, ज्यादा देर हो रहा है, लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करें समझाने के लिए। ऊष्म व्यंजन, अब इसमें उष्मा निकलती है, ऊष्म व्यंजन, तो उस मतलब रगड़ होता है, तो शा सा सा हा। अब ये ऊष्म व्यंजन है, रटिए समझिए जो भी करिए, ये महाप्राण, ठीक है। अब देखो शा,
तालव्य है और एक मूर्धन्य सा कहते ही हैं, मूर्धन्य सा। तो ये इसमें से 3 अघोष है, 1 सघोष है, यानी सा 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 ये है अघोष और ये हा वाला है वो है सघोष। तो इस तरह से हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। कंठ और ऐसे सघोष कहते हैं, स्वरयंत्रीय है, ये सघोष है। और 3 जो हैं सघोष और ये जो 3 हैं वो अघोष। और सब महाप्राण सब हैं, सब ये महाप्राण हैं। स सा सा हा, यहाँ तालव्य है शा, यहाँ सा और यहाँ सा, यानी यहाँ रट लीजिए ये दोनों, ये तालव्य है, ये मूर्ता है, वर्तस्य है और ये है हा जो है वो स्वर यंत्रीय है। तो इस तरह उसमें व्यंजन क्लियर हो गया होगा, इसको आप समझ लीजिए। महाप्राण है और ये सघोष एक है और 3 अघोष हैं। तो अगला है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। ये बहुत लोग छोड़ देते हैं, ये जैसे अब देखिए, कभी ऐसा देखा है और कभी अब ऐसा नहीं, ऐसा रहेगा। आप देखिए सड़क, डालडा, ये डा का उच्चारण और ला का उच्चारण देता है। तो यानी कि कहां बिंदी लगेगी, उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण में जीभ झटके के साथ हवा को फेंकती है उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं और इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो द्विवर्ण ऐसे हैं जो उत्क्षिप्त हैं और द्विगुण हैं। ये मूर्धन्य होता है और अल्प प्राण होता है, ये भी मूर्धन्य होता है लेकिन ये महाप्राण होता है और दोनों ही सघोष हैं, सघोष हैं। स्वर यंत्रियां इसमें झनकृत होती हैं। तो ऐसे वर्ण जिनमें जीभ से हवा झटके के साथ बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजन वर्णों को उत्क्षिप्त कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन बहुत ही आसान है। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। अब का के नीचे हलंत और धन सा, तब हो गया छा। अब जिसको टाइप करने नहीं आता तब ढूंढेगा, अब का के नीचे पहले हलंत लगाओ फिर सा लिखो, तब अपने आप छा में बदल जाएगा। कभी कभी टाइपिंग में कीबोर्ड में आता ही नहीं तो लोग परेशान रहते, क्योंकि ये 2 वर्ण को क धन सा इसी नाते संयुक्त। त्रा में तो धन रा, अब जहां हलंत लग रहा है, ज्ञा में ज धन इया और स्रा में बड़ा सा और धन रा। तो ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो हमने आज स्पष्ट किया, कुछ चीजें बची हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो जा रहा है तो समराइज अगली बार कर देंगे। और ऑफलाइन क्लास भी हमारी चलेगी आज से सावित्री विद्या विहार बस्ती में। जो लोग आना चाहें आ सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन भी रसास्वादन ले सकते हैं इसका। तो इस तरह हमने स्वर और व्यंजन को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आशा है कि कुछ प्रतिशत ज्ञान बढ़ गया होगा। अगर बढ़ गया हो और मेरे लेक्चर से फायदा हुआ है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट और करें, ज्यादा से ज्यादा करें और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमको पता चले कि हमें किस किस चीज में सुधार है। और अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें और आपको साथ जुड़कर रहना होगा। तो आप लोग कमेंट और शेयर और लाइक जरूर करें। ये पहले मैं सुनता था कि लोग कहते हैं कमेंट करो, शेयर करो, हमको लगता है ये क्या, एक प्रकार की अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। हम आपको कुछ दे रहे हैं तो एक प्रकार का रिटर्न में गिफ्ट है। तो इस तरह शुभ दिन हो, और इसी आशा के साथ कि वर्णमाला के चैप्टर को जब प्रश्न आएगा तो आपको जरूर सरलता होगी उसे सॉल्व करने में। धन्यवाद, धन्यवाद।